हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फेडरलिज्म। ये फेडरलिज्म देखिए बेटा, एक आईएसएम वर्ड इसमें ऐड किया हुआ है। मतलब फेडरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी को दर्शाता है। सर क्या है इस चैप्टर के अंदर खास, देखिए बेटा, हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था बेटा हमारा, जिसका नाम था पावर शेयरिंग। क्या पढ़ा था बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर, जिसे हमने पढ़ा था बेटा पावर शेयरिंग। पढ़ा था नहीं पढ़ा था बेटा, याद आ रहा है? फर्स्ट चैप्टर हमने पावर शेयरिंग पढ़ा था पॉलिटी का। उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। याद आ रहा है क्या बेटा? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये टॉपिक हमने एक पढ़ा था बेटा। और इस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर हमने एक फॉर्म पढ़ा था बेटा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। याद आ रहा है बेटा? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमने इस टॉपिक के अंदर समझा था, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल जैसे खड़ा हुआ है, जिसमें हमने दो लेवल समझे थे। एक हमने पढ़ा था बेटा सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, और एक हमने पढ़ा था बेटा स्टेट या रीजनल लेवल की गवर्नमेंट। और किसी किसी कंट्री में आपको लोकल गवर्नमेंट भी देखने को मिल जाएगी, जैसे इंडिया के अंदर। तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बेटा, इसे ही हम फेडरलिज्म या फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। और इस चैप्टर फेडरलिज्म के अंदर हम इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को, जिसे हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या हम इसे फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं, वो ही हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बारीकी से समझने वाले हैं। क्लियर है क्या बेटा आपको ये सब चीजें? ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, पावर शेयरिंग के अंदर जो हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का टॉपिक पढ़ा था, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसे हम फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये सब चीजें होती क्या है। तो पहला सवाल ये निकल के आता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म फेडरलिज्म? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म फेडरलिज्म? देखिए बेटा, ये फेडरलिज्म होता क्या है। देखिए बेटा, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर दो कंट्रीज के एग्जांपल देखे थे। एक हमने एग्जांपल देखा था बेटा बेल्जियम का, याद आ रहा है बेटा आपको? ठीक। और एक दूसरा एग्जांपल हमने देखा था बेटा श्रीलंका का। किसका देखा था बेटा हमने दूसरा एग्जांपल? श्रीलंका का। बेल्जियम के अंदर जब तक 4 अमेंडमेंट नहीं हुए थे, उससे पहले बेल्जियम के अंदर बेटा एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो थी ही सही, साथ के साथ बेटा वहां पे जो दो रीजन्स थे, वलोनिया रीजन और फ्लेमिश रीजन, वहां पे रीजनल गवर्नमेंट भी थी या नहीं थी बेटा? बिल्कुल थी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है कि बेल्जियम के अंदर जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किए थे बेल्जियम के पॉलिटिकल लीडर्स ने, जो 4 मेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए थे, उससे पहले भी बेल्जियम के अंदर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थी, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, और रीजनल गवर्नमेंट जो कि भी थी बेटा 2 रीजन्स में। एक था बेटा कौन सा रीजन आपका? वलोनिया रीजन, याद आ रहा है बेटा? एक था वलोनिया रीजन बेटा आपका, और एक था बेटा आपका फ्लेमिश रीजन। इन दोनों में भी सरकारें थी। लेकिन इसमें समस्या क्या थी? इसमें दिक्कत ये थी कि जो डिसीजन मेकिंग पावर थी, वो सारी की सारी किसके हाथ में थी बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी बेटा। और वो अपने डिसीजंस इंपोज करती थी किसके ऊपर बेटा? रीजनल गवर्नमेंट के ऊपर। क्या बात करना चाह रहा हूं बेटा मैं आपसे कि जब तक बेल्जियम के संविधान के अंदर अमेंडमेंट नहीं हुआ था, तो बेल्जियम में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो थी, बिल्कुल थी, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। लेकिन क्या बात हो रही है बेटा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, और जो वो अपने डिसीजंस थी वो इंपोज करती थी बेटा रीजनल गवर्नमेंट को। यानी कि बेल्जियम जो थी बेटा, वो संविधान के अंदर अमेंडमेंट करने से पहले कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी बेटा? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। कौन सी थी बेटा? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है। लेकिन जब संविधान के अंदर अमेंडमेंट हुआ, और स्पेशली 1993 में, तो 1993 में जब स्पेशली अमेंडमेंट हुआ, कहां पे बेटा? बेल्जियम के संविधान में। तो उसमें क्या हुआ बेटा? कुछ पावर्स जो है वो रीजनल गवर्नमेंट को भी दे दी गई। किसको दे दी गई बेटा? रीजनल गवर्नमेंट को भी क्या हुआ? कुछ पावर्स दे दी गई, यानी कि राज्य सरकार या रीजनल गवर्नमेंट्स को भी कुछ पावर्स दे दी गई। यानी कि पहले जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिसीजंस को रीजनल गवर्नमेंट के ऊपर इंपोज कर रही थी, वो चीजें अब 1993 के अमेंडमेंट के बाद नहीं होगी। क्यों बेटा? क्योंकि अब रीजनल गवर्नमेंट को भी क्या मिल चुका था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका था, इनके पास भी अब कुछ पावर्स होगी, और बात के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर दबाव नहीं बना सकती है। तो बेल्जियम एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किसमें शिफ्ट होने का बेटा? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट होने का। याद रह जाएगा बेटा, बेल्जियम जो था पहले बेटा, वो था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? यूनी जो शब्द निकलता है, यूनी का मतलब होता है सिंगल,
सिंगल मतलब जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर एक सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो बेल्जियम में पहले ऐसा ही था, लेकिन जब 1993 में इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया तो डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत स्टेट गवर्नमेंट या हम कह सकते हैं रीजनल गवर्नमेंट के पास भी आ गई, क्योंकि संविधान के अंदर अमेंडमेंट हुआ था। तो बेल्जियम सबसे बेहतरीन एग्जांपल था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किसमें शिफ्ट होने का बेटा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट होने का। रही बात श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने क्या किया था बेटा, आपको पता है मेजोरिटेरियनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो किया था बेटा, मेजोरिटेरियनिज्म, और इस आइडियोलॉजी के तहत श्रीलंका जो है गड्ढे में गिर गया था और श्रीलंका में जो है सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई थी बेटा। काफी सारे लोग मारे गए थे और काफी सारे लोगों को अपना देश भी क्या करना पड़ा था बेटा, छोड़ना पड़ा था। क्लियर है बेटा, ये चीज हमने समझी। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म फेडरलिज्म, आखिर इस फेडरल टर्म का मतलब होता क्या है, आखिर ये फेडरलिज्म होती क्या है, तो वो हमें समझना है बेटा। फेडरल टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, जब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, एक वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर जो है वो डिवाइड करी जाती है या शेयर करी जाती है बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स और द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंट्री। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक वो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट है बेटा, एक वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर को शेयर किया जाता है या डिवाइड किया जाता है अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में या फिर अलग अलग रीजन्स ऑफ गवर्नमेंट में। उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और इंडिया इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, क्योंकि इंडिया में भी क्या है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट है और इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी है। और 1992 के बाद इंडिया के अंदर बेटा जो है लोकल गवर्नमेंट भी हमें देखने को मिली थी। वो हम टॉपिक जो है इस चैप्टर के लास्ट वाला टॉपिक जो है डिसेंट्रलाइजेशन, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेल्जियम सबसे बेहतरीन एग्जांपल है बेटा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, क्योंकि बेल्जियम ने जो है बेटा क्या किया था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कहां पे स्विच हुई थी बेटा, ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्विच हुई थी बेटा। तो आपको याद रखना है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है बिटवीन डिफरेंट रीजन्स एंड बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। याद रह जाएगी बेटा बात। तो ये थी बेटा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है व्हाट डू यू मीन बाय दिस फेडरलिज्म। अब हमें समझना है कि सर इस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के या फेडरलिज्म के आखिर फीचर्स क्या होते हैं, तो ये आपको समझना है कि फीचर्स क्या होते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के या फेडरलिज्म के। ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा। क्लियर है क्या बेटा? चले बेटा आगे, चलिए आगे समझते हैं हम। अब आगे क्या बात हुई, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो सबसे पहला फेडरलिज्म का फीचर्स क्या होता है, देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या होती है बेटा, देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर या फेडरल कंट्री के अंदर दो या दो से ज्यादा लेवल होती है। जनरली बेटा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे रन होती है वहां पे वैसे दो ही लेवल होते हैं, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री की अगर हम बात करें, जो बड़ी कंट्री होती है, जो वॉस्ट कंट्री होती है, जहां पे डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है, वहां पे दो से ज्यादा लेवल की भी जरूरत पड़ जाती है। बेसिकली अगर आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उस कंट्री के अंदर आपको दो ही लेवल देखने को मिलेगी, लेकिन दो या जिससे दो से ज्यादा लेवल है गवर्नमेंट के बेटा, जिसमें सबके पास बराबर बराबर डिसीजन मेकिंग पावर है, वो गवर्नमेंट जो है आपको क्या कहलाएगी बेटा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाएगी। तो यह पहला फीचर है इसका। दूसरा क्या है बेटा, कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, क्या बात करना चाह रहा हूं मैं बेटा, कि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना खुद का जुरिस्डिक्शन होगा। जुरिस्डिक्शन समझते हो ना बेटा, कार्य क्षेत्र, मतलब काम करने का तरीका क्या होगा बेटा, सबका अलग अलग होगा। और ये काम करने का तरीका किस में दिया गया है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। किसके अंदर दिया गया है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। समझ रहे हो बेटा, क्या बात करना चाह रहा हूं मैं बेटा, कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहें कि लोकल गवर्नमेंट है, तो उसका जो काम करने का तरीका है बेटा, उसका जो काम करने का तरीका है बेटा, उसका जो काम करने का तरीका है बेटा, वो सब अलग अलग होगा। वो जुरिस्डिक्शन में दिया गया है और वो गारंटी कौन करता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। याद रह जाएगा बेटा सेकंड फीचर। तीसरा फीचर आपको याद रखना है कि बेटा जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बेटा, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसके जरिए गारंटी किया गया है बेटा, वो जुरिस्डिक्शन जो है गारंटी किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। किसके जरिए किया गया है बेटा,
कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। तो 3 फीचर्स हमने क्या समझे बेटा, पहला देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ठीक है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होती है बेटा गवर्नमेंट की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना जुरिस्डिक्शन अलग होता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और जुरिस्डिक्शन बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो गारंटी किया है किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। चौथा फीचर क्या है बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव करना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव कर पाना यानी कि चेंजेस कर पाना इज नॉट एन इजी टास्क, नॉट एन इजी टास्क, यानी कि संविधान के अंदर बदलाव करना इजी टास्क नहीं है। क्यों बेटा, क्योंकि सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव नहीं कर सकती। इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। क्या बात कर रहा हूं मैं बेटा कि सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव नहीं कर सकती। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव करना है तो दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो, संविधान के अंदर बदलाव कर सकते हो। क्लियर है बेटा बात? ठीक है बेटा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव कर पाना एक इजी टास्क नहीं है। एक इजी टास्क इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है संविधान के अंदर बदलाव कर पाना, इसलिए पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव करना है तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी बेटा, कंसेंट देनी पड़ेगी। तो पांचवा क्या है बेटा, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट निकल के आता है बेटा, ठीक है, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट अगर निकल के आता है बेटा इन बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसे सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है बेटा, इन बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है बेटा, उसे सॉल्व करने की जिम्मेदारी है बेटा जुडिशरी की। यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फीचर्स पढ़ रहे हैं। क्या क्या फीचर्स पढ़े हमने बेटा, 2 या 2 से ज्यादा लेवल होंगे, लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना जुरिस्डिक्शन होगा, उस जुरिस्डिक्शन के जो अधिकार दिए गए वो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव कर पाने किसी टास्क नहीं है, सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसे बदलाव नहीं कर सकती, और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में तो जुडिशरी क्या करेगी बेटा, सॉल्व करेगी। अब आती है बात बेटा रेवेन्यू की, कि जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का सोर्सेस है बेटा वो क्या है बेटा, फिक्स्ड है, यानी कि कहां से किसके पास कितना पैसा आएगा, इससे क्या मिल रहा है बेटा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल रही है दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को यानी कि कल से सेंट्रल गवर्नमेंट परेशान नहीं होगी फंड के लिए और स्टेट गवर्नमेंट भी परेशान नहीं होगी बेटा फंड के लिए। समझ रहे हैं बेटा, तो जो रेवेन्यू के सोर्सेस है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को कहां से पैसा मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां से पैसा मिलेगा, वो फिक्स्ड किए गए हैं बेटा संविधान के जरिए, इस ताकि से हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को क्या मिल सके बेटा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल सके। और एक लास्ट जो 7th फीचर है वो क्या करता है बेटा कि ये प्रमोट करता है रीजनल डाइवर्सिटी को। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सबको बराबर अधिकार मिलते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, रीजनल डाइवर्सिटी प्रमोट होती है बेटा, रीजनल डाइवर्सिटी प्रमोट होती है बेटा। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और साथ के साथ यूनिटी बनी रहती है। ठीक है, नेशन में क्या बनी रहती है बेटा, यूनिटी इन द नेशन, यूनिटी बनी रहती है बेटा, कहां पे, नेशन में यूनिटी बनी रहती है। क्लियर है क्या बेटा? क्या बात कर रहा हूं बेटा मैं कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फिक्स्ड होते हैं ताकि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे, और ये 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, एक ये प्रमोट करता है रीजनल डाइवर्सिटी को और साथ के साथ यूनिटी बने रहने देता है नेशन के अंदर। क्लियर है बेटा, नोट करो उसको फटाफट से। नोट कर लो बेटा। ठीक है, हो गया, प्रमोट रीजनल डाइवर्सिटी। तो ये कुछ फीचर्स हैं बेटा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, जो हर एक फेडरलिज्म या एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होते हैं बेटा, इंप्लीमेंट होते हैं, और ये आपको क्या करने हैं बेटा, अच्छी तरीके से याद करने हैं। याद रखना बेटा, संविधान के अंदर बदलाव कर पाना एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बस की बात इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर संविधान के अंदर बदलाव करने के लिए आपको दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ती है बेटा, कंसेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो बेटा, उसमें कुछ भी बदलाव कर सकते हो।
क्लियर है बेटा? तो ये 7 फीचर्स है बेटा किसके, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, जो आपको एक फेडरल कंट्री के अंदर देखने को मिलेंगे, और इंडिया के अंदर भी ये 7 फीचर जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इंप्लीमेंट होते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए आगे समझे आप बेटा, चलिए आगे समझते हैं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं। देखिए, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, इंडिया को क्या चीजें फेडरल बनाती है? व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, इंडिया को क्या चीजें फेडरल कंट्री बनाती है? देखिए, इंडिया का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे बेटा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ये शब्द नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अच्छा सर, तो क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है या राज्यों का समूह है। ठीक, संविधान में क्या लिखा हुआ है? कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है, बल्कि संविधान में क्या लिखा हुआ है कि इंडिया क्या है बेटा, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि राज्यों का क्या है बेटा, समूह है, एक राज्यों का क्या है बेटा, इंडिया जो है संघ है। तो फिर हम इंडिया को फेडरल कंट्री किस बिहाफ पे कहते हैं? क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इंडिया का जो संविधान आप देखोगे तो इंडिया के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर वो सारे फीचर जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के वो इंप्लीमेंट होते हैं। इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। ठीक है बेटा? संविधान के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है बेटा, लेकिन जो फीचर्स है फेडरलिज्म के वो इंडिया के अंदर सारे अप्लाई होते हैं बेटा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि इंडिया के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लेवल भी है, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव सिंगल लेवल पे नहीं किया जा सकता। जुडिशरी बैठी हुई कोई भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्या है बेटा, फिक्स्ड है, और साथ के साथ क्या है बेटा, 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स भी वो क्या करती है, फुलफिल करती है। तो इस बिहाफ पे हम क्या कह सकते हैं बेटा कि इंडिया जो है वो क्या है बेटा, एक फेडरल कंट्री है। क्लियर बेटा? ठीक है बेटा? तो इस बिहाफ पे हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया क्या है बेटा, एक फेडरल कंट्री है। अब देखिए बेटा, इंडिया एक फेडरल कंट्री तो है, तो यहाँ पे पावर्स को क्या किया गया बेटा, डिफरेंट डिफरेंट लेजिस्लेशन में डिवाइड किया गया है कि किसके पास कितनी पावर्स है। तो इन पावर्स को कितनी लिस्ट में डिवाइड किया गया है बेटा, 3 लिस्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा इन पावर्स को, क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो यहाँ पे अलग अलग लेजिस्लेशन है, तो उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए बेटा, एक लिस्ट है बेटा आपकी यूनियन लिस्ट, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल लिस्ट भी कह सकते हैं, पहली है जो। दूसरी है बेटा आपकी कौन सी, स्टेट लिस्ट, जो राज्य की लिस्ट होती है बेटा। और एक तीसरी है बेटा आपकी कौन सी, कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट है बेटा, कॉन्करेंट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट। क्या है देखिए बेटा, यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर अभी प्रेजेंट में कितने टॉपिक्स आते हैं, 100 टॉपिक्स आते हैं। तो इन 100 टॉपिक्स पे कानून बनाने का जो अधिकार है बेटा, वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यानी कि इन 100 टॉपिक्स पे जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक है, किसके टॉपिक है बेटा, ये नेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक है। नेशनल इंपॉर्टेंस के 100 टॉपिक्स पे कानून बनाने का अधिकार सोलली किसी के पास है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सर कौन कौन से टॉपिक है, जैसे एग्जांपल में दे सकता हूं आपको, करेंसी का टॉपिक है बेटा, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स का टॉपिक है बेटा, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स का टॉपिक भी बेटा इसी में ही आता है, ठीक है, और बैंकिंग वगैरह का टॉपिक जो है वो भी इसी में आता है। क्लियर बेटा? यानी कि इन पे जो है अधिकार जो है कानून बनाने का, वो किसके पास है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसलिए आपको पता होगा बेटा, 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने रात को 8 बजे टीवी पे आके क्या कह दिया था बेटा कि आज से 500 के और 1000 के पुराने नोट बंद किए जाते हैं। अचानक कैसे फैसला लिया, क्योंकि करेंसी वाला जो मुद्दा है बेटा वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इस पे कानून बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य सरकारों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? चलिए, अब होती है दूसरी कौन सी लिस्ट है बेटा, स्टेट लिस्ट। अब जाहिर सी बात है, यूनियन लिस्ट समझ में आया तो स्टेट लिस्ट भी समझ में आ जाएगी। इसके अंदर कुल टॉपिक आते हैं बेटा 61 टॉपिक्स, यानी कि इन 61 टॉपिक्स पे कानून बनाने का अधिकार किसका है बेटा, इसमें कानून बनाने का अधिकार है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट इस पे कानून बनाते वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेगी। सर इसमें कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं, तो इसमें जैसे मान के चलिए आप, ट्रेड इसमें आ गया बेटा, ठीक है, पुलिस इसमें आ गई बेटा, पुलिस वाला टॉपिक इसमें, राज्य की पुलिस अलग होती है बेटा, है ना, कॉमर्स वाला टॉपिक इसमें आ जाएगा बेटा, है ना, एग्रीकल्चर वाला टॉपिक इसमें आ जाएगा। तो ये जो मुद्दे हैं बेटा, इस पे कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर है क्या बेटा? चलिए, ठीक है, उसके बाद हम एक टॉपिक और समझेंगे, फिर क्या है बेटा, कॉन्करेंट लिस्ट। सर ये क्या होती है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर बेटा कुल टॉपिक आते हैं 52। कितने टॉपिक्स आते हैं बेटा? 52। और इन 52 टॉपिक्स पे कानून मिलके कौन बनाती है बेटा,
सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इस पे कानून बनाती है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है बेटा, शामिल करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है पूरे नेशन से जुड़े हुए हैं। तो इन मुद्दों पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर कानून बनाना पड़ता है। और इसमें कौन सा टॉपिक आ जाता है, जैसे एजुकेशन वाला टॉपिक ले लो बेटा। एजुकेशन जो है बेटा, एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है। और एक ट्रेड यूनियंस, ठीक है, याद रखना, ट्रेड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का टॉपिक है और ट्रेड यूनियंस जो है बेटा वो कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा सर, अगर दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है तो किसका फैसला अंतिम फैसला होगा, तो याद रखना बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है कॉन्करेंट लिस्ट के टॉपिक पे कानून बनाते वक्त, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा, क्योंकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है। अब सर ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है बेटा, तो ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बेटा टू टाइप्स की फेडरेशन होती है। एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन होती है बेटा, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है। और ये टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन जो है बेटा वो अपन क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बेटा। तो आज जो है बेटा हम इस टॉपिक को यहीं तक ही पढ़ेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो लेक्चर लगेगा बेटा, उस नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे बेटा, हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद जो इसका एक 3rd नंबर का हम लेक्चर लेके आएंगे, उसमें इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है बेटा, नोट्स बनाना है और पढ़ते रहना है। कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो। जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।